चित्तरंजन जी नमस्कार। आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है क्या? नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। उनका भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला भीष्म सीरीज ऑफ IK स्टॉक्स में चल रही है पिछले साल से, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के सहकार्य से, सहयोग से इसका आज 49th भाग है, जिसमें आज हम स्वावलंबी ग्राम के बारे में जानने वाले हैं। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। प्रणाम। शांति मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। मैं केळकर सर से फिर विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। जी सर। आज का हमारा विषय है स्वावलंबी ग्राम। इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो है ग्राम और दूसरा है स्वावलंबी। वर्तमान में भी ग्राम विकास ऐसा विषय देश भर में इसके लिए प्रयास करने वाले सैकड़ों संगठन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि इन सभी संगठनों के जो प्रयास चल रहे हैं, यह गांव को गांव बनाने के नहीं है, गांव को शहर बनाने के, शहरीकरण के प्रयास है, ऐसा लगता है। जो जो शहर में है वो सब गांव में प्राप्त हो, यह उनका सामान्यतः लक्ष्य पाया जाता है। और बड़े बड़े चिंतकों ने चलाए हुए ऐसे प्रयास भी इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हमारे सभी गांव स्वावलंबी बने। थोड़ी सी गहराई में जाकर हम विचार करने लगेंगे तो गांवों का शहरीकरण यह उन्हें कभी भी स्वावलंबी नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे शहर कहाँ स्वावलंबी होते हैं। शहर परावलंबी होते हैं। सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, अन्न के लिए, वस्त्र के लिए और भवन के लिए ये शहर तो गांव पर और जो शहर के बाहर क्षेत्र है उस पर ही निर्भर होते हैं। तो गांव स्वावलंबी कैसे बनेंगे? इस दृष्टि से हमें भारत का ग्राम जीवन का इतिहास, इसको थोड़ा सा टटोलना होगा। अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत में 6-7 लाख गांव हुआ करते थे। आज शायद संख्या कम हो गई होगी, कई गांव तो उजड़ गए। कई गांव उजड़ने की कगार पर हैं। लेकिन अंग्रेज आने से पहले भारत यह गांवों का देश हुआ करता था।
शहर तो भारत में भी थे, आवश्यकता अनुसार हुआ करते थे। शहरों की जनसंख्या भी आज जैसी करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या, ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। राजधानी भी हुआ करती थी, शायद कुछ लाख जनसंख्या से अधिक नहीं होती थी, कम ही होती थी, शायद लाख से भी। तो यह भारत का चित्र आज पूरा हमने बदल दिया है। यह इंडिया का चित्र लेकर हम आगे बढ़ रहे दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी के अनुयायी धर्मपाल जी ने भी यही कहा था कि हम, पश्चिम ने जो विकास का एक नक्शा बनाया है, मानचित्र बनाया है, उसी को अपना मानचित्र मानकर चल रहे हैं। और ऐसा करने से हम न तो उनका ठीक से अनुकरण कर पाते हैं, और न ही अपना जो स्वत्व है, अपनी जो श्रेष्ठताएं हैं, उनको भी टिका पाते हैं। इस दृष्टि से ग्राम विकास और स्वावलंबी ग्राम, इनका विचार होने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के आने तक जो भारत एक गांव का देश था, इसका वर्णन अंग्रेजों के जो सर्वेक्षण उन्होंने भारत में किए थे, यहाँ राज्य स्थापित होने पर और होते समय, उसके जो लिखित ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं ब्रिटिश आर्काइव्स में, उसके अध्ययन से ही धर्मपाल जी ने और अन्य भी कई लोगों ने इसका विवरण किया है कि भारत के गांव कैसे हुआ करते थे। तो उसमें कहा गया कि भारत में जो गांव थे उनमें दुकानें नहीं थी। अब दुकानें नहीं थी तो लोगों के घर के चलते कैसे थे? उनकी खाने पीने की व्यवस्था क्या हुआ करती थी? वस्त्रों का प्रावधान कहाँ से होता था? अब इसलिए अंग्रेजों को समझ में आना बहुत कठिन था, क्योंकि उन्होंने तो अपने देश का अनुभव उनके सामने था। इससे अधिक अनुभव तो उनको था नहीं, भारत का तो अनुभव बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने इसे बार्टर सिस्टम ऐसा नाम दे दिया, यानी वस्तु विनिमय। आप कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और मैं किसान हूं, तो आप मुझे कपड़ा देंगे और मैं उस कपड़े के बदले में आपको अन्न के लिए धान दूंगा। यह है वस्तु विनिमय की प्रथा। अब विचार करिए कि ये इतनी अधूरी ऐसी यह व्यवस्था है। आप कपड़ा बुनने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, और उसके बदले में मैं धान देने वाला हूँ। मान लीजिए किसी वर्ष मैं कह दूं कि भाई देखो, अभी तो कपड़े मेरे पास बहुत हो गए, अब इस वर्ष तो मुझे कोई कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। तो कपड़े बुनने वाला, कपड़े बेचने वाला तो भूखा मर जाएगा ना। सुनार का भी विचार कर लीजिए। किसान कहेगा कि भाई देखो, मैं तो, या बुनकर ही कहेगा उसे कि कपड़ा मैं दूंगा, वो आपको लेना पड़ेगा, और आप उसके बदले में मुझे सोना देंगे। अब स्वर्णकार के लिए तो यह अनिवार्य है कि कपड़े उसको मिलने चाहिए। सोना मिलना चाहिए, यह बुनकर के लिए अनिवार्य नहीं है। बगैर सोने के वो जी सकता है। तो इसका वस्तु विनिमय कैसे हो सकता है? इसके लिए यह एक अव्यावहारिक, अधूरी, ऐसी अंग्रेजों की अवधारणा थी। लेकिन आज भी हमें बार्टर सिस्टम भारत में थी ऐसा ही पढ़ाया जाता है। तो फिर भारत की यह जो गांव की प्रणाली थी, सभी के आजीविका की जिसमें व्यवस्था होती थी, सम्मान के साथ होती थी, वो प्रणाली कैसी थी? इसका विचार हमें करना होगा, इसका अध्ययन हमें करना होगा। अब ये जो प्रणाली थी, इसकी विशेषता और भी एक थी। ये केवल अंग्रेजों की प्रणाली से कुछ भिन्न
कुछ अलग ऐसी प्रणाली थी, इतना ही नहीं था, यह एक बहुत श्रेष्ठ ऐसी प्रणाली थी। और उसका विवरण कई विदेशी सर्वेक्षणकर्ताओं ने, इतिहासकारों ने किया हुआ है। पॉल कैनेडी ने अपनी पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट नेशंस, उसमें बताया है कि 1750 तक भारत का जीडीपी 24.5% था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 24.5% जीडीपी अकेले भारत का था। यह भी मुस्लिमों ने यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार किए, जो यहाँ पर अराजक निर्माण किया, उसके उपरांत भी यह प्रतिशत 24.5% था। मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले तो भारत का जो प्रमाण था ये 30 से अधिक था। और उससे भी पहले जो शक, हुण, यवन, कुषाण वगैरह जो ग्रीक ऐसे आक्रांता भारत पर आए, उनके आक्रमणों से पहले तो ये 37.5% हुआ करता था। विश्व के जीडीपी का 37.5%। और यह घटते हुए आक्रांताओं के यहाँ पर अव्यवस्था निर्माण करने के उपरांत भी, अंग्रेजों का शासन शुरू होने से पहले भी यह 24.5% था। देश पर वास्तव में आक्रमण ही सब जो हुए हैं, यह सब भारत की समृद्धि को लूटने के लिए हुए हैं। आध्यात्म को लूटने के लिए कोई आक्रमण नहीं किया करते। इसका अर्थ यह है कि भारत एक अत्यंत विश्व में सबसे श्रेष्ठ ऐसा समृद्ध समाज था, देश था, राष्ट्र था। यही प्रमाणित हुआ है। अभी एंगस मेडिसन ने जो ओईसीडी के जो देश हैं, उन्होंने उनको नियुक्त किया था 2000 वर्षों के, सन 001 से लेकर तो सन 2000 तक विश्व की जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका सर्वेक्षण करने के लिए। और उसके सर्वेक्षण जो है वह भी यही बताते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ 1750 तक जो जीडीपी 24.5% थी, इस भारत की अर्थव्यवस्था को, समृद्धि व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, जिसके कारण यह घटती हुई 7% तक नीचे आ गई। भारत में जो पहली सरकार आई स्वाधीनता के बाद, उसके काल में यह और गिरा, घटकर यह 5, 5.5 तक पहुंच गया, जिसे हम नेहरू जी की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भारत गरीब था, उससे भी गरीब हो गया। गांव का योगदान इसमें से समाप्त हो गया। तो हमें जब गांव का विचार करना है, गांव के विकास का विचार करना है, तो ऐसी समृद्धि को निर्माण करने वाले गांव, ऐसे लाखों की संख्या में देश में फिर से खड़े हो जाएं, इस प्रकार से इसका विचार करना होगा। हमारे देश में ये सब जो गांव थे, ये सब स्वावलंबी हुआ करते थे। ये उनकी और एक विशेषता थी। और स्वावलंबी होने से स्वतंत्र भी हुआ करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता का सीधा समीकरण स्वावलंबन से होता है। अब ये स्वावलंबी कैसे हो गए थे, यह समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी स्वतंत्रता आपको चाहिए, उतना स्वावलंबन आवश्यक होता है। जितना परावलंबन होगा, उतनी परतंत्रता रहेगी। यह बहुत सरल बात है समझने के लिए। और हम सब जानते हैं कि अकेला गांव अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर सकता।
तो स्वावलंबी कैसे हुआ करते थे? एक विशिष्ट जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से ये गांव स्वावलंबी हुआ करते थे। और स्वावलंबी से तात्पर्य क्या है? तो दूसरे गांव पर निर्भरता नहीं है, अपने गांव में अन्न, वस्त्र, भवन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी मोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, होती रहे, इसके लिए जो आवश्यक ऐसा श्रेष्ठ मानव निर्माण का काम है वह भी इनमें चलता रहता था। और इस कारण ये सब गांव जो थे ये स्वावलंबी हुआ करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे। अंग्रेजों ने इसका कुछ अंग्रेजों ने टिप्पणी की है कि प्लासी की लड़ाई हुई थी, वास्तव में तो कोई लड़ाई वहां हुई नहीं। जा मीर जाफर ने तो शरणागति स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की, और वास्तव में तो शरणागति का ही था। लेकिन अब गोरे अंग्रेजों का और मीर जाफर की सेना की लड़ाई होने वाली है, इसके लिए वहां वो लड़ाई देखने के लिए जो जन समूह वहां पर इकट्ठा हुआ था उसके बारे में अंग्रेज टिप्पणी करते हैं। ये जितनी संख्या में ये लोग ये युद्ध देखने के लिए वहां उपस्थित थे, ये सब मान लो एक छोटा छोटा कंकड़ ही उठाकर अंग्रेजों की सेना पर मार देते तो अंग्रेजों की सेना नष्ट हो जाती। अब ये लोग वहां पर युद्ध देखने के लिए क्या कर रहे थे, क्यों आए थे? क्योंकि भारत में यह परंपरा रही है कि दो राजा आपस में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, लेकिन उसका कोई प्रभाव जनता पर नहीं होता। उसका कारण यह था कि जनता अपने आप में स्वतंत्र हुआ करती थी। जनता का जीवन जो चलता था उसमें राजा का हस्तक्षेप नहीं होता था। आवश्यकता अनुसार कोई आपदा आ गई तभी केवल राजा उसमें सहयोग के लिए आगे आता था, अन्यथा तो गांव स्वतंत्र थे अपना जीवन जीने के लिए। और इसके लिए हमारे यहाँ तो यह कहावत थी, कौन रूप हो हमें का हानि, राजा कोई भी बने क्या फर्क पड़ता है। अब ये भारतीय जनता जो थी, जो प्लासी की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठी हुई थी, उनको तो पता नहीं था कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारतीयों जैसे धर्म के अनुसार राज्य करने वाले लोग नहीं है, ये तो अधर्मी लोग हैं। और इसके लिए वो तो जैसे अन्य राजाओं का युद्ध देखा करते थे वैसा देखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। इन सब बातों को कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम सब यह समझें, जानें कि अंग्रेज आने से पूर्व यहाँ भारत में मुसलमानों के अत्याचारों के उपरांत भी, मुसलमानों के यहाँ के मान बिंदुओं को नष्ट करने के उपरांत भी भारत यह स्वावलंबी गांवों का देश था। इसलिए स्वावलंबी ग्राम यह कोई बहुत पुरानी बात हुई है ऐसी बात नहीं है, मुश्किल से 200-250 वर्ष पुरानी बात यह है। और इसलिए यदि हम चाहें कि फिर से हम उसी प्रकार के समृद्धि निर्माण करने वाले ऐसे स्वावलंबी गांवों का निर्माण करेंगे तो यह अपेक्षा, ऐसी आकांक्षा कोई गलत नहीं मानी जानी चाहिए। हाँ, प्रयास तो उसके लिए करने होंगे, क्योंकि आज जो भारत का इंडिया बन गया है इसके कारण समाज जीवन और समाज की मानसिकता, इसमें अंग्रेजियत यह बहुत गहराई तक समा गई है। और इस कारण इस अंग्रेजियत को दूर करते हुए गांव को स्वावलंबी बनाना एक बहुत चुनौती का विषय है। लेकिन ऐसी चुनौतियां तो हम इतिहास में बार बार उनका सामना करते आए हैं और उन पर विजय भी प्राप्त करते आए हैं। इसके लिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, निश्चय की, संकल्प की आवश्यकता है, और अध्ययन की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, कौशल की आवश्यकता है। इन सब बातों को
हम यदि संगठित करते हैं तो फिर से समृद्ध ऐसे ग्राम जीवन, यह केवल भारत में नहीं तो उनका अनुकरण विश्व भर में शुरू होगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। अब ये गांव इस प्रकार से स्वावलंबी कैसे बनते थे? स्वावलंबन जिन गांव में है उन गांव की कुछ परिभाषा कर सकते हैं क्या? इस स्वावलंबन के आधार बिंदु क्या हुआ करते थे? तो सबसे पहली बात तो इसमें समझने की यह है कि सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संसाधनों की है। उनके बगैर तो मनुष्य का कोई भी जीव जी नहीं सकता। इसके लिए प्राकृतिक संसाधन जहां उपलब्ध हो, उनके आधार पर मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इस प्रकार से वहां शुद्ध हवा उपलब्ध हो, वायु उपलब्ध हो, उर्वरा ऐसी जमीन उपलब्ध हो, जमीन को सींचने के लिए और मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए, और केवल मनुष्य नहीं सभी जीवों की प्यास बुझाने के लिए पानी की आपूर्ति वहां पर होती हो। इन सब बातों की निरंतर आपूर्ति की आश्वस्ति भी हो। तो हमारे गांव में इसीलिए पानी की व्यवस्था, इसको बड़ा महत्व दिया गया है। स्वावलंबी बनने में गांव का अपना पानी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता है, क्योंकि पानी के बिना कोई बस्ती बन ही नहीं सकती। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में जो बस्तियां बनी हैं, ये सब नदियों के किनारे बसी हैं। पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, समीकरण है। भारत में उससे आगे बढ़कर केवल नदी के तीर पर बढ़ने वाला समाज और संस्कृति, इससे भी आगे बढ़कर तालाब संस्कृति का विचार हुआ था और प्रत्यक्ष जीवन में उसे उतारा गया था। गांव इस प्रकार से हुआ करते थे, हर तालाब को कम से कम 2-3 तालाब हुआ करते, हर गांव को 2-3 तालाब हुआ करते थे। अनुपम मिश्र जी ने अपनी पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब, इस पुस्तक में इसका विवरण किया है कि किस प्रकार से भारत में इसे एक सामाजिक सहज ऐसी व्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया था। हर भाषिक प्रदेश में ऐसी जातियां हुआ करती थी जो गांव के लिए तालाब बनाती थी, विशेषज्ञ हुआ करते थे। इस गांव के लिए तालाब बनाना है तो इस गांव के इर्द गिर्द आस पड़ोस में कहां पर ऐसी जमीन है जहां पर तालाब निर्माण किया जा सकता है, और ये तालाब निरंतर गांव की पानी की आवश्यकता पूरी करता रहे, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। और ऐसी है जो जातियां हुआ करती थी, जनजातियां हुआ करती थी, यह निरंतर प्रवास किया करती थी। एक गांव में जाति और उस गांव में गांव के लोगों के सहयोग से तालाब बनाती, विशेषज्ञ हुआ करते थे, उनसे सलाह लेकर परिश्रम गांव का होता था, गांव के लोगों का होता था, सभी लोगों का होता था। वह विद्वान है, वह पंडित है, वह बहुत गांव का मुखिया है, इसका कोई संबंध नहीं था। जो भी परिश्रम कर सकता है ऐसा हर व्यक्ति उस तालाब के निर्माण में सहयोग करता था। इससे यह तालाब जो हुआ करता था गांव का तालाब हुआ करता था, और इसके लिए इसकी सुरक्षा यह अच्छी तरह से बना रहे, प्रदूषित न हो, इसका पानी निरंतर गांव की आपूर्ति करता रहे, इस दृष्टि से गांव का हर व्यक्ति इसकी ओर ध्यान देता था। और ऐसी व्यवस्था हर भाषिक प्रदेश में हुआ करती थी। महाराष्ट्र में हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, बिहार में हुआ करती थी, तमिलनाडु में हुआ करती थी।
केरल में हुआ करती, सभी प्रांतों में। अब ये जो पानी की भी व्यवस्था थी, यह तो जड़ मूल की प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। इसके अलावा फिर भूमि हुआ करती थी। भारत की भूमि हमेशा उर्वरा रही है। आज भी भारत की जो उर्वरा भूमि है, उसकी तुलना चीन के साथ में भी नहीं हो सकती। अमेरिका, चीन, इनके पास बहुत बड़ा भूक्षेत्र है, लेकिन फिर भी उर्वरा भूमि की दृष्टि से तो भारत की तुलना में गरीब है। ऐसी उर्वरा भूमि भारत के पास रही, और इसके लिए उर्वरा भूमि की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रही। भारत हमेशा सघन ऐसी आबादी का, सघन ऐसी जनसंख्या का देश रहा है, समाज रहा है। और इसके लिए पानी की व्यवस्था, भूमि की जो अच्छी उपज दे, निरंतर उपज दे, ऐसी कृषि की प्रक्रिया को हमने खोज निकाला था, जो जिसमें पूर्णता थी। हजारों वर्षों से हमारे देश में कृषि का कार्य चल रहा है, लेकिन आज भी हमारी भूमि उतनी ही उर्वरा है कि हमने जो कृषि का तंत्र जय बालाजी जो खोज निकाला, है? वह ऐसा पूर्णत्व की प्राप्ति वाला था। और इस कारण हमारी कृषि भी यह हमेशा હજી એક તમારે બ્રિજેશ समाज રાણાની છે કમેન્ટમાં. समाज की હા, બ્રિજેશ છે ને, आवश्यकताओं को ઓળખે पूरी करने वाली ऐसी रही है। જેકેટ ને શાલ ને કઈ નું કઈ હોય. इन स्वावलंबी ग्रामों के लिए सबसे पहला पहलू जो था, वह था प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। और इस प्रकार से गांव कहां स्थापित हो, इसका चयन होता था। उस प्रकार से तालाब बनते थे, तालाब के किनारे किनारे ये गांव हुआ करते थे। कई जगह तो ऐसे ग्राम संकुल हुआ करते थे, और बहुत बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। भारत को अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्हें लगा है तो तालाबों का देश है। आज हमने अंग्रेजी जल प्रबंधन का अंधानुकरण करते हुए इनमें से अधिकांश तालाब, मेरे हिसाब से शायद कुछ हजार तालाब ही अब बचे होंगे देश भर में, बाकी सबको हमने नष्ट कर दिया, नष्ट होने दिया। तो गांव तो उजड़ेंगे ही। गांव में कुएं हुआ करते थे। गांव के कुओं में पानी भी तालाबों के कारण हुआ करता था, और इसका ज्ञान गांव के लोगों को बहुत अच्छी तरह से था। और इसलिए गांव में बावड़ियां बनवाई जाती थी। किसी के पास धन थोड़ा अधिक हो जाता था, ऐसा कोई वाणिज्य व्यापारी हुआ करता था, तो गांव में कुआं बनवा देता था। राजा होते थे तो गांव गांव में कुएं बनवाते थे, तालाब बनवाते थे। तो इस प्रकार से गांव स्वावलंबी होने की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन, पानी और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली उर्वरा भूमि, यह पहली बात, पहला पहलू है। दूसरा इसका पहलू जो है वह है कुटुंब भावना से ओतप्रोत होना। ये जो समाज जो ग्राम के रूप में इकट्ठा जीवन जिया करता था, इसमें कुटुंब भावना ओतप्रोत हुआ करती थी। इसीलिए इसे यदि हम ग्राम कुल कहें तो कोई गलती नहीं होगी। ये ग्राम कुल हुआ करते थे, और इसलिए इन गांव में जो व्यवहार होते थे, ये गांव के व्यवहार एक कुटुंब में जैसे कुटुंब के सदस्यों के परस्पर व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार से होते थे। और इसी कारण
भारत में यहाँ की अर्थव्यवस्था जो हुआ करती थी वो वर्तमान की बेचने के लिए, उत्पादन के लिए और उस पर आधारित ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं थी। यह नौकर निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं थी। यह स्वार्थ को, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देने वाली ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं थी। तो फिर यह अर्थव्यवस्था कैसी थी? ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ में, या इसे हम और व्यापक अर्थ में कहें तो पोषण व्यवस्था के साथ में रक्षण व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्थाएं, यह भी इस गांव की कैसी हुआ करती थी। इसे हम यदि समझेंगे ठीक से तो ही हम फिर से स्वावलंबी ग्राम के निर्माण की दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इसका कुछ विवरण हम अब करने का प्रयास करेंगे। तो गांव की मुख्यतः तो 3 ही व्यवस्थाएं होती हैं किसी भी समाज की: पोषण, रक्षण और शिक्षण। पोषण तो सबसे पहली बात है। भूखा यदि चोरी करता है तो क्षमा की जा सकती है उसके। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, ऐसी संस्कृत में कहावत है कि भूखा होगा तो पाप करने के लिए प्रवृत्त होगा, तो कोई भूखा न रहे, ऐसी हमारी पोषण व्यवस्था हुआ करती थी। कोई भी अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे, वह बहुत श्रेष्ठ ऐसा कुशल ऐसा कारीगर होगा, वह बहुत श्रेष्ठ ऐसा विद्वान होगा, या निठल्ला बैठने वाला व्यक्ति भी होगा। हर व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था ये हुआ करती थी। और इसके लिए इसका सूत्र हुआ करता था: जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो जन्मा है वो खाएगा। और ये निठल्ले लोग भी समय समय पर काम आते ही रहते थे। हम भी देखते हैं कई बड़े कुटुंबों में ऐसे निठल्ले लोग होते हैं, लेकिन उनका भी प्रसंग विशेष पर उनका भी उपयोग कुटुंब को हो ही जाता है। छोटा सा नन्हा बच्चा है, अब वो क्या योगदान दे सकता है? लेकिन जब सुरक्षा का विषय आता है तो दौड़कर घर में जाकर माताजी को बताता है, वो अम्मा जी देखो, बाहर पिताजी से कोई झगड़ रहा है। अब ये तो घर की जो रक्षण व्यवस्था है उसमें योगदान ही तो हुआ उस छोटे से नन्हे बच्चे का। तो इस प्रकार से ये जो तीनों व्यवस्थाएं हुआ करती थी, इनका स्वरूप जिसे आजकल गुड गवर्नेंस का लक्षण माना जाता है, ये शायद हमारी भारतीय व्यवस्थाओं से ही लिया होगा अंग्रेजों ने, ऐसा लगता है मुझे। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसी ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी। फॉर द पीपल यानी सबके लिए हितकारी, कोई भी वंचित न रहे। दूसरा, बाय द पीपल यानी लोगों ने जिसका दायित्व लिया है, हर व्यक्ति ने कुछ दायित्व लिया है इसमें। तो शिक्षण व्यवस्था में भी हर व्यक्ति का दायित्व है, रक्षण व्यवस्था में भी दायित्व है, और पोषण व्यवस्था में भी दायित्व है। और बाय द पीपल, हर व्यक्ति का इसमें सहयोग है। इस प्रकार से ये हमारी तीनों व्यवस्थाएं चलती थी। ये तीनों ही व्यवस्थाएं इस प्रकार की होने के कारण यह अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी सेवाएं समाज को उपलब्ध कराती थी। समृद्ध कोई देश ऐसा ही नहीं हो जाता, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इसकी आश्वस्ति रहे, तब जाकर समृद्धि निर्माण होता है। और हमारा इतिहास हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत ने कभी भी किसी अन्य देशों को, समाजों को लूटने के लिए आक्रमण नहीं किए। क्यों हुआ ऐसा? उसका कारण यह है, जो हमारे स्वावलंबी ग्राम थे, समृद्ध ऐसे गांव थे, पूरे राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने वाले ऐसे गांव थे,
इनके कारण हमारे समाज की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इसके लिए हमें लूटमार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। भारत यदि श्रेष्ठ बना है, रहा है, तो इसमें इस पोषण व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो पोषण व्यवस्था में और एक बात होती थी, ये विकेंद्रित रहे। प्राकृतिक संसाधन यह विकेंद्रित हैं सामान्यतः। कोई खनिज पदार्थ वगैरह कोई केंद्रीभूत हो सकते हैं, लेकिन सामान्य आवश्यकताएं जो हैं मनुष्य की और समाज की, उनकी आपूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो सब विकेंद्रित स्थिति में पूरे देश भर में, पूरी पृथ्वी पर फैले हुए दिखाई देते हैं, मिलते हैं। और इसके लिए विकेंद्रितता, यह भी उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था। स्थानिक संसाधनों के आधार पर कुटुंब भावना से ओतप्रोत एक दूसरे की सहायता करने वाले हर परिस्थिति में, और परस्परावलंबी कौटुंबिक उद्योगों के ऊपर आधार पर जिसकी अर्थव्यवस्था खड़ी है, परस्परावलंबन पर आधारित शिक्षण व्यवस्था और रक्षण व्यवस्था खड़ी है, ऐसा जो स्वावलंबी समूह है, उसे हमारे यहाँ गांव कहा जाता था। ये वह यदि स्वावलंबी नहीं है तो गांव बना नहीं, अभी गांव बनने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा माना जाता है। तो यह गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, उसके पीछे ये 3-4 बातें ये बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बात, प्रकृति सुसंगत जीवन, इसके कारण विकेंद्रितता। दूसरी बात, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसी व्यवस्थाओं की संरचना। और श्रेष्ठ मानव निर्माण करने की दृष्टि से कुटुंब भावना से ओतप्रोत ऐसा वातावरण, कुटुंबों में भी, गांव में भी और पूरे राष्ट्र भर में, यही भावना तो आगे बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम तक हमारे समाज को ले गई थी। इस प्रकार से यह जो 3 बातें हैं, यह गांव को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा विराम लेता हूँ। स्वाति जी, आप अपना भीष्म इंडिक का निवेदन कर दें, उसके जी बाद में हम ऐसे स्वावलंबी ग्राम के निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से विचार करेंगे। कुछ व्यवस्थाओं का भी थोड़ा और गहराई से विचार करेंगे। जी सर। स्वाति जी, स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है? स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है? हेलो, स्क्रीन पर इमेज दिख रही है ना? नमस्कार जी। भारतीय प्रतिमा जिस पर आधारित है, दो में प्रकाशित किया है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन हमने ये 799 रुपए में बार बार बढ़ा रहे हैं। कालावधि 31 दिसंबर तक बढ़ाया है। पंजीकरण आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, या हमारा गूगल पे क्रमांक है 95086441। इस पर आप गूगल पेमेंट करके उसी के व्हाट्सएप पर आप अपना पूरा नाम, पता, पुस्तक की इसका स्क्रीनशॉट आप बैठे ही अपने घर मंगवा सकते हैं। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और हम मानते हैं कि हर एक भारतीय में यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना जाना चाहिए। इसीलिए हम बार बार इसका आपसे आह्वान करते हैं कि आप भी इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित करने वाला और वर्तमान को अपने जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस पर बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। दिलकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब जो हमारे समाज की नींव है, समाज शिक्षण का प्रारंभ ही कुटुंब से होता है, तो कुटुंब की विशेषताएं क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है, भारतीय कुटुंब की संकल्प क्या है, संस्कार होते हैं, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही सुलभ तरह से बताया गया है। इसके कुल पृष्ठ 200 है और मूल्य 350 रुपए है, लेकिन मात्र 250 रुपए में हमने उपलब्ध किया है ताकि हर कोई इसको खरीद सके। उपहार देने के लिए अभी नया साल आ रहा है तो हम उपहार देते हैं, तो इसके लिए ये उपहार हो सकता है। जरूर इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा, खरीद कीजिएगा और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में पहुंचाइएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी का भी प्रोसेस वही है, आप अगर इसका पंजीकरण करते हैं या 9503864401 ये भीष्म प्रकाशन का जो गूगल पे क्रमांक है, इस आप पेमेंट करके नाम पता हमें भेज देंगे तो ये आप घर बैठे। मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि आप जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। इस विश्व इंडिक के निवेदन के साथ में मैं एक और विषय जोड़ना चाहता हूँ। भारतीय शिक्षण मंच के माध्यम से ग्राम विकास भारतीय दृष्टि ऐसी एक 100 पृष्ठों की पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। सबकी सुविधा के लिए हमने उसकी कुछ प्रतियां भीष्म इंडिक के जो प्रकाशन विभाग है उनके पास में रखी हैं कि जिससे आवश्यकता अनुसार कोई यदि मांगता है तो भीष्म इंडिक के जो अभी स्वाति जी ने पुस्तक बताया है उनके साथ में यह पुस्तक भी उसे प्राप्त हो सके। इसका मूल्य मात्र 50 रुपए है। वैसे छपाई मूल्य तो 60 रुपए है, लेकिन प्रत्यक्ष में उपलब्ध 50 रुपए में हो सकेगा। भीष्म इंडिक के पास में भी यदि हम मांग करेंगे तो वहां से भी यह मिल सकेगा। अब फिर अपने मूल विषय पर आते हैं। ये जो पूरा आज मैं विषय रख रहा हूँ, इस पूरे विषय की मोटी मोटी रूपरेखा आपको इस ग्राम विकास भारतीय दृष्टि में मिल सकती है। अब प्रश्न आता है कि यह व्यवस्थाएं, इस प्रकार का स्वावलंबी ग्राम कैसे निर्माण हो सकता है। आज की जो परिस्थितियां हैं जो गांव को तोड़ रही हैं, गांव के युवकों को बरगलाकर शहर की ओर भगा रही हैं, आकर्षित कर रही हैं शहर की ओर। गांव में कोई रहता है तो उसको कोई अपनी लड़की देना नहीं चाहता, वो भले ही कितना ही संपन्न हो, गांव में उसकी बड़ी साख हो, लेकिन शहरी लड़कियां उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं। यह जो विकट परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में गांव को फिर से स्वावलंबी ग्राम बनाना यह एक चुनौती तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने वाले सामर्थ्यवान, श्रेष्ठ प्रेरणा रखने वाले, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति रखने वाले ऐसे युवक भी, उनकी भी कोई कमी नहीं है। आज भी हम देखते हैं संघ जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों प्रचारक हैं, इनके अलग अलग संगठन है, उनमें भी ऐसे ही कुछ हजार प्रचारक होंगे। तो पूरा समय, पूरा जीवन समाज के लिए अर्पण करने वाले लोगों की भारत में बहुत कमी है। ऐसी बात नहीं है, कमी तो है, लेकिन मिलते नहीं है, ऐसी बात नहीं। और इसके लिए ऐसे लोग ढूंढे जा सकते हैं, ऐसे युवकों को प्रेरित किया जा सकता है, ऐसे लोगों को, ऐसे युवकों को सामर्थ्यवान बनाया जा सकता है कि गांव को फिर से स्वावलंबी ग्राम बनाना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं।
किस प्रकार का ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है, किस प्रकार का संवाद कौशल होना आपके पास अनिवार्य है। तो इस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाकर या बनकर कुछ युवक यदि स्वावलंबी ग्राम का संकल्प करते हैं, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि भारत में फिर से ऐसे स्वावलंबी ग्रामों का चलन चल जाए, चलन पड़ जाए। तो सबसे पहले तो ऐसा स्वावलंबी ग्राम के निर्माण का सबसे पहला बिंदु तो यही है कि ऐसा गांव के स्वावलंबन का सही अर्थों में जिसे ज्ञान है, किस प्रकार से कुटुंब भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, किस प्रकार से परस्परावलंबी कौटुंबिक उद्योगों का ताना बाना इसमें रचा जाना चाहिए, किस प्रकार से इस गांव की शिक्षण व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था, पोषण व्यवस्था, इसका नियोजन कैसा होना चाहिए, कोई इसमें वंचित न रहे। शिक्षण, रक्षण, पोषण किसी भी बात से हर व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार उसकी शिक्षण की, रक्षण की, पोषण की आवश्यकताएं पूरी होती रहे। इस प्रकार से गांव कैसे हो सकता है, गांव की व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, ये वर्णाश्रम धर्म की उसमें भूमिका क्या होगी। क्योंकि इन सब बातों के लिए, ऐसे श्रेष्ठ स्वावलंबी ग्राम के निर्माण के लिए श्रेष्ठ मानव निर्माण के बिना तो ये हो नहीं सकता। ये जो कार्यकर्ता होंगे इस प्रकार का विचार करके, संकल्प करके आगे बढ़ने वाले, वो तो ऐसे श्रेष्ठ मानव होने के कारण ही तो इस प्रकार का स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए जीवन लगाने देने वाले ऐसे लोग निर्माण करने वाली हमारी शिक्षण, पोषण, रक्षण व्यवस्थाएं हुआ करती थी। और इसके लिए भारत में हमारे इन स्वावलंबी गांवों के कारण ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था कि जिसमें हमने विश्वगुरु की दृष्टि से ऐसे उच्चतम, ऐसे मानक स्थापित नहीं किए थे। तो ऐसे श्रेष्ठ मानव के निर्माण की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म होती है। इसके बारे में हम पहले जानकारी ले चुके हैं। यहाँ केवल मैं इतना ही बता दूं कि वर्ण यानी स्वभाव, जन्मजात स्वभाव को वर्ण कहते हैं। इस जन्मजात स्वभाव को जानना, जन्म से ही जानना, उस वर्ण के अनुसार उससे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हो, प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था करना, और आगे जाकर वह अपना जीवन चलाते हुए अपने इस स्वभाव के अनुसार काम करे, ऐसी आजीविका उसे उपलब्ध हो, यह सब मिलाकर वर्ण व्यवस्था बनती है। और जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूल काम करता है तो बहुत सहजता से करता है, बगैर थकान के दीर्घ काल तक कर सकता है और बहुत आनंद से करता है। कल्पना करिए, हमारे समाज का हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने स्वभाव के अनुकूल काम करता हो तो क्या सारा समाज प्रसन्नता से भर नहीं जाएगा, आनंद से भर नहीं जाएगा। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था ये एक बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण और हर प्रकार से संकल्प कर समाज जीवन में स्थापित करने की जैसी एक व्यवस्था है। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था है कि जो मनुष्य की जो बढ़ती घटती क्षमताएं हैं, इनका समायोजन करती है और पूरा जीवन सुखमय हो जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं करती हैं। कुटुंब भावना से ओतप्रोत होने के कारण आप कल्पना कीजिए कि जो पोषण करता है, रक्षण करता है, वो यदि शिक्षक भी है तो उसने कही हुई बातें बहुत ग्राह्य होती हैं, क्योंकि जो जिसका पोषण हो रहा है वो जानता है कि मेरा पोषण यह कर रहा है और इसके लिए यह जो बता रहा है मेरे हित की बात कर रहा है, तो मेरा पोषण भी तो मेरे हित के लिए ही कर रहा है, तो मेरे लिए हितकर है ये जो भी बता रहा है। और कुटुंब ऐसी बात है कि जहां पर शिक्षण, रक्षण, पोषण तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं और इन तीनों व्यवस्थाओं में
शिक्षण व्यवस्था में से श्रेष्ठ मानव निर्माण की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस कुटुंब के ही हाथ में पोषण और रक्षण की भी व्यवस्था है। और इसके लिए कुटुंब में जो अधिक दायित्ववान हैं, उनके माध्यम से कुटुंब के बच्चे सीखते जाते हैं। ये बहुत स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, कि जो खाना खिलाएगा वो आज्ञा देगा, और जो खाना खाने वाला है वो आज्ञा का स्वीकार करेगा, आज्ञा का अनुपालन करेगा। और इसके लिए हमारे यहाँ की पूरी शिक्षा प्रणाली जो हुआ करती थी, ये कुलाधारित हुआ करती थी। अब यह शायद आपने कुलाधारित शिक्षा इसका विचार कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा यह जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इस जन्म में इसका प्रारंभ हमारे गर्भधारणा से होता है। तब से संस्कार प्राप्त करना शुरू कर देता है बच्चा, वहां से उसकी शिक्षा शुरू होती है, आजीवन चलती है। अब यह जो आजीवन चलने वाली है, मृत्यु पर्यंत तक की शिक्षा जो है, ये जब कुल पर आधारित होती है तो सर्वश्रेष्ठ होती है। और इसके लिए कुटुंब शिक्षा ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कुटुंब में ही शिक्षण, रक्षण, पोषण ऐसी तीनों व्यवस्थाओं की शिक्षा उसे मिलती है। सहज ऐसा वस्तुपाठ उसे प्राप्त होता है। सामाजिकता की नींव वहां पड़ती है। समाज में कैसे जिया जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भी साथ में लेकर सुख चैन से कैसे जी सकते हैं, इसकी शिक्षा तो बड़े कुटुंबों में ही पाता है वो। हम तो हमारा एक या हम तो हमारा कोई में तो कोई संभावना ही नहीं होती है ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों की। तो शिक्षण व्यवस्था जो है यह कुटुंब शिक्षा से प्रारंभ होती थी। फिर कुटुंब शिक्षा से आगे शास्त्रीय शिक्षा के लिए कुटुंब शिक्षा में धर्म की यानी सदाचार की शिक्षा, अपने कौटुंबिक व्यवसाय के कौशल की शिक्षा यानी धर्म और कर्म की शिक्षा, ये तो कुटुंब शिक्षा में मिल जाती थी। लेकिन इसका जो शुद्धिकरण था यह विद्यालयीन शिक्षा में होता था, जहां शास्त्रीय शिक्षा मिलती थी। और ये विद्यालय भी गुरुकुल हुआ करता था। गुरु के रक्षण, पोषण और शिक्षण की जिम्मेदारी लेने से यह गुरुकुल बनता था। और गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद में आगे का जो जीवन है, यह जब वह युवक ग्राम कुल में बिताता था, तो ग्राम भी कुल होने के कारण यह भी शिक्षा का एक अत्यंत प्रभावी और मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा देने वाला ऐसा केंद्र हुआ करता था। इस बात को उस कार्यकर्ता को समझना होगा, किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण करने के लिए आजीवन ऐसी व्यवस्था। और यह कुटुंब भावना से हो सकता है। इसके लिए कुटुंब, गुरुकुल और ग्रामकुल ये शिक्षा के केंद्र। इसी प्रकार से रक्षण व्यवस्था, पोषण व्यवस्था, इसकी समझ, ये पोषण व्यवस्था में वितरण होना चाहिए। जो निर्माण होता है वो अपने अपने कौटुंबिक कौशल के अनुसार, अपनी अपनी जाति के जातिगत कौशल के अनुसार निर्माण तो होंगे, लेकिन उन पदार्थों का, वस्तुओं का वितरण कैसे होगा? विक्रय नहीं बात कर रहा हूं मैं, विक्रय नहीं होता था गांव में। ये देने के लिए बनाई जाती थी, अपनों के लिए बनाई जाती थी, ऋण भाव से बनाई जाती थी कि मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो मैंने समाज के ऋण से ऋण होना है, मुक्त होना है। तो समाज के लिए मुझे कुछ करना है, देना है, बेचना नहीं है। बेचोगे तो समाज के लिए थोड़ी सेवा थोड़ी हुई वो, ये तो स्वार्थ हुआ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो आज चलता है। तो मैंने समाज के लिए कुछ निर्माण करना है, लोगों के हित के लिए मैंने कुछ देना है, तो देने की अर्थव्यवस्था चलती थी। बिना मजदूरों की अर्थव्यवस्था चलती थी, क्योंकि कुटुंब भाव हुआ करता था। अब किसी का मकान फिर से पुनर्निर्माण के लिए हो गया है, पुराना कमजोर हो गया है, टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, तो कैसे बनता था वो मकान?
तो मजदूर नहीं हुआ करते थे, बगैर मजदूरों की इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। तो गांव के लोग, उसके मित्र व परिवार, वो सब उसकी मदद कर दिया करते थे मकान बनाने में। बढ़ई आ जाता था, दरवाजे बना देता था, फिर वो कारीगर आ जाता था, दीवारें बना देता था। कबीलू वाला कुम्हार हुआ था होता था, तो कबीलू दे देता था। या फिर जिस प्रकार से भी आवश्यकता हो मकान की, उसकी पूर्ति गांव के लोग अपनी ओर से कर देते थे। भवन बन जाता था, विवाह होता था तो बड़ा गांव का उत्सव होता था। वो गांव की बेटी मेरी बेटी, तो मेरी बेटी का ही विवाह है, इस प्रकार की भावना गांव में व्याप्त होती थी। तो यह सब गांव के जो आधारभूत ऐसे विषय हैं, इनकी समझ कार्यकर्ता में होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समझ के साथ वह कार्यकर्ता, या जो भी कार्यकर्ता आप कहें न कहें, जो आपको नाम देना है, गांव के जो मुखिया हैं, जो गांव चलाते हैं, गांव में जिनकी बात का आदर होता है, डर नहीं, आदर, ऐसे लोगों को यह ग्राम की संकल्पना, ग्राम की भारतीय अवधारणा ये बतानी होगी। उनकी सहमति इसमें निर्माण करनी होगी। उनकी सहमति के बगैर कुछ नहीं होगा। तो ऐसे स्वावलंबी ग्राम के निर्माण का संकल्प करने से पहले गांव का चयन यह बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कार्यकर्ता इस प्रकार के अलग अलग गांव से संपर्क करके, उनके जो मुखिया हैं, उनके जो ज्येष्ठ लोग हैं, उनकी ग्राम सभा यदि कहीं चलती हो, तो उसके जो प्रमुख हैं, पंच हैं, उनके साथ में बात करें, उनकी सहमति प्राप्त करें इसके लिए। और फिर गांव के ग्राम सभा की सहमति मिल जाती है। ग्राम सभा अलग होती है, ग्राम पंचायत अलग होती है। ग्राम पंचायत तो सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के आधार पर चलता है, झगड़े टंटे चलते रहते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम चलता रहता है। तो ग्राम पंचायत से नहीं होगा। ग्राम सभा जो हुआ करती थी, जिसमें सभी निर्णय जो है वो सर्वसहमति से लिए जाते थे, ऐसी ग्राम सभा का निर्माण उन मुखियाओं के माध्यम से करने का प्रयास करना होगा। फिर इस गांव की ग्राम सभा की सहमति से कि हमारे गांव को हमने स्वावलंबी ग्राम बनाना है, ऐसा संकल्प, गांव का संकल्प बने। फिर ये गांव का संकल्प जो है, इसको व्यवहार में लाने की दृष्टि से गांव में आज जो विद्यालय चल रहा है, इस विद्यालय को, ये जो शासकीय दृष्टि से मदद से, शासकीय व्यवस्था से जो विद्यालय चल रहा है, जो गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर शहर की ओर भगा रहा है, ऐसे विद्यालय को बंद करना होगा। इस गांव के सब लोगों की सर्वसहमति से होने वाला विषय है। और जब तक ये गांव का विद्यालय, गांव में जो विद्यालय है, शासकीय विद्यालय, ये बंद नहीं होगा, गांव के युवक गांव में नहीं रहेंगे। गांव के लोगों की मानसिकता बिगाड़ने का काम ये विद्यालय करता रहेगा। गांवों के शहरीकरण की प्रेरणा गांव के लोगों को देता रहेगा। और इसके लिए ग्राम सभा में सर्वसहमति के बाद पहला यदि कुछ काम करना होगा, तो वह होगा इस प्रकार का जो गांव में विद्यालय चला है उसे बंद करें और गांव का विद्यालय वहां स्थापित करें। गांव के लिए विद्यालय, वहां का शिक्षक होगा और अन्य गुणों के साथ में ही अपने गांव का अभिमानी ऐसा होना चाहिए, मेरा गांव है, इसको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्वावलंबी ग्राम मैं बनाऊंगा, ऐसा संकल्प जिसके मन में है, ऐसे शिक्षक। अब ये तुरंत तो मिलेंगे नहीं, धीरे धीरे गांव के ही युवकों में से ऐसे युवक निर्माण करने होंगे। शायद एक आध पीढ़ी, दो पीढ़ी इसमें लग जाए, लेकिन धैर्य के साथ इसे करना होगा। ऐसे गांव के विद्यालय शुरू होंगे तो फिर गांव के लिए काम करने वाले युवकों की गांव में उपलब्धता होगी। कार्यकर्ताओं को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी। गांव के ही युवक फिर गांव की युवा शक्ति और मातृशक्ति यह मिलकर गांव की समस्याओं का निराकरण करें
गांव की समस्याओं का चिंतन करें और गांव को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से अपने जो स्थानिक संसाधन है, अपनी जो मानवीय शक्ति है, अपनी जो बुद्धि है, अपने जो मन के संकल्प हैं, इनके आधार पर गांव की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैंने झाबुआ में देखा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है ये झाबुआ। वहां पर शिव गंगा प्रतिष्ठान के नाम से एक काम शुरू हुआ। महेश जी श्रीवास्तव करके उसके वहां के प्रमुख हैं। आज वहां के कई गांव में उन्होंने युवकों की ऐसी टोलियां बनाई हैं जिनको प्रशिक्षित किया गया है कि जो गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव की समस्याओं को गांव में ही हल करने के प्रयास कर रहे हैं। ये इस प्रकार से स्वावलंबी ग्राम बनाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा चरण है। आप सब भी झाबुआ में जाकर उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार से वहां की जो गांव गांव में पानी की किल्लत हुआ करती थी, उसको इन्होंने कैसे गांव के लोगों की परिश्रम से ही इस पानी की समस्या से मुक्त किया। हजारों ऐसे पानी के व्यक्तिगत स्तर से लेकर गांव के स्तर तक ये पानी के प्रकल्प उन्होंने सफलता से संपन्न किए। एक बहुत प्रेरणादायक ऐसी कहानी है। ऐसे और भी कई प्रकल्प होंगे, इन्हें भी देखकर इनसे भी हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गांव का विद्यालय, यह तो अनिवार्य बात है। गांव का विद्यालय जितना प्रभावी होगा, परिणामकारी होगा, उतना ही गांव का स्वावलंबी बनना, क्योंकि इस विद्यालय में यही पढ़ाया जाएगा, यही सिखाया जाएगा कि मेरा गांव स्वावलंबी कैसे बनेगा, मेरा गांव स्वतंत्र कैसे बनेगा, मेरे गांव के युवक प्रतिभाशाली कैसे बनेंगे, दुनिया की हर श्रेष्ठ ऐसी बात मेरे गांव में कैसे उपलब्ध होगी, मेरे गांव के युवकों के द्वारा उसका निर्माण कैसे होगा। इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का प्रयास, और इसके लिए हमारे उस गांव के युवक जो हैं, यह ज्ञानार्जन के लिए, बलार्जन के लिए, कौशलार्जन के लिए, विद्यार्जन के लिए तो दुनिया भर में कहीं भी जाएंगे। और उनके जाने के लिए गांव सुविधा निर्माण करेगा। आप जाओ, वहां से सीख कर आओ। जैसे कच्छ गए थे देवों की ओर से और संजीवनी विद्या सीख कर आए थे, इस प्रकार से ज्ञानार्जन, बलार्जन, कौशलार्जन, विद्यार्जन, पुण्यार्जन, इसके लिए तो पूरी दुनिया, ये हमारा गांव है। लेकिन जीवन जीने के लिए हमारा गांव ही हमारा सब कुछ है, हमारा विश्व है। ऐसा एक संकल्प, ऐसी एक निष्ठा अपने युवकों के मन में निर्माण करें। गांव का पानी गांव में रुका रहे, गांव के काम में आए। वर्षा की अनिश्चितताओं को दूर करने की दृष्टि से गांव में उसके संग्रहण की व्यवस्था हो, तालाब हो, कुएं हो। इस प्रकार से गांव की व्यवस्थाओं को ठीक से समझने वाले युवक इस गांव के विद्यालय से निर्माण होंगे, गांव के स्वाभिमानी होंगे। मेरा गांव है और मैं इसे स्वावलंबी बनाऊंगा। और स्वावलंबी बनने से ही यह स्वतंत्र बन सकेगा। ये स्वतंत्रता और स्वावलंबन का समीकरण होता है। और यह स्वावलंबन इस गांव के लोगों के परस्पर अवलंबन से होगा। तो परस्पर अवलंबन, शिक्षण, रक्षण, पोषण और वर्णाश्रम, इन सब बातों में इस परस्पर अवलंबन जो है, इसका महत्व अनन्य साधारण है। इसे हमें समझना होगा, इसे उस कार्यकर्ताओं को समझना होगा, इसे विद्यालय के शिक्षक को समझना होगा। और शिक्षक के माध्यम से गांव के जो भावी ऐसे नागरिक हैं या गांव के सदस्य हैं, नागरिक कहना तो ठीक नहीं, फिर नगर का विषय आ जाता है। गांव के जो सदस्य हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनमें भी इस प्रकार का ज्ञान एक मोटा मोटा तो पहुंचाना ही होगा। ये सब बातें जो हैं, यह
बहुत सरल है ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन यह संभव है। जैसे मैंने अभी शिवगंगा प्रतिष्ठान का उदाहरण दिया, हजारों की संख्या में लोग आते थे परोपकार के लिए। तुलसीदास जी ने क्योंकि कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म के लिए आते थे। दूसरों के हित के लिए जो भी करते हैं हम, वो धर्म होता है। कर्म तो हम अपने लिए करते हैं। तो धर्म जगाओ, समाज जगाओ, इस प्रकार का की आकर्षक घोषणाएं, यह तो उस कार्यकर्ता की कुशलता का विषय है। तो किस प्रकार से युवकों को प्रेरित करता है गांव के, किस प्रकार से अपनी संवाद कुशलता से गांव के जो मुखिया हैं, गांव के जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उनको उनमें सहमति निर्माण करता है। तो इस दृष्टि से गांव को फिर से स्वावलंबी बनाना है, तो इन सब बातों का विचार तो करना होगा। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले, इस प्रकार के अभ्यासु, जिज्ञासु, कार्येच्छु ऐसे लोगों का निर्माण करना होगा। और तब हम देखेंगे, एक बार तो ऐसे कुछ गांव देश भर में निर्माण हो जाए तो लोग दूर दूर से आएंगे। ये कैसे आपने संपन्न किया, इस समझने के लिए उसके लिए अलग से विद्यालय चलाने होंगे, प्रशिक्षण वर्ग चलाने होंगे। लेकिन प्रारंभ तो यह बहुत कठिन है, लेकिन यदि यही करणीय है, यही सर्वहितकारी है, यही प्रकृति और समाज के लिए उपयुक्त है, सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत है, तो करना तो यही पड़ेगा। हमारे यहाँ जो मैंने भारत की समृद्धि का वर्णन किया, ऐसा समृद्धशाली ऐसा देश भारत होने के उपरांत भी, अब देखिए भारत का इतिहास देख लीजिए पूरा, हमने कभी सामाजिकता के लिए समस्याएं निर्माण नहीं की, हमने कभी पर्यावरण के लिए समस्याएं निर्माण की नहीं की। और आज हम देखते हैं कि शहरीकरण का थोड़ा सा दौर क्या चल पड़ा, अभी पूरे गांव ध्वस्त भी नहीं हुए हैं और जीवन समस्याओं से ग्रस्त हो गए। पर्यावरण की समस्याएं, सामाजिकता की व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, हर प्रकार की, न्याय क्षेत्र की समस्याएं, हर प्रकार की समस्याओं से समाज जीवन ग्रस्त हो गया है। तो पूरा समाज जीवन हमारा इस प्रकार से स्वावलंबी ग्रामों से समृद्ध जीवन होने के उपरांत भी हमने कभी भी मानव जाति के लिए या फिर सजीवों के लिए या फिर पर्यावरण के लिए कोई समस्याएं निर्माण नहीं की, कोई प्रदूषण की हमने इस प्रकार की तंत्र ज्ञानों का, इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का हमने सार्वत्रिकीकरण नहीं होने दिया। इन बातों को हमें समझना होगा और इस दृष्टि से हम पहल करें, इसकी आवश्यकता है। दुनिया हमारी और बहुत आशा की दृष्टि से देख रही है। मार्ग तो भारत ही बता सकेगा, क्योंकि मार्ग के बारे में कुछ जानकारी यदि है तो भारत में है। भारत के जो कुटुंब भावना से ओतप्रोत लोग अब भी कुछ मात्रा में विद्यमान है, उनके पास है। इसे ध्यान में रखकर हमें स्वावलंबी ग्राम की दिशा में चिंतन, मनन, निधिध्यासन, संकल्प इस प्रकार के करने होंगे। इतना ही निवेदन कर मैं यहाँ पर आज के विषय को विराम देता हूँ। अगला हमारा विषय होगा भारतीय जीवन का पाठ्यक्रम। वैसे तो अलग से ऐसा पाठ्यक्रम हुआ नहीं करता था भारत में, लेकिन आज जो परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं कि जिसमें कुटुंब में भी कुटुंब शिक्षा का अभाव हो गया है, इसके लिए भारतीय शिक्षा, भारतीय जीवन की शिक्षा, इसका पाठ्यक्रम जो भारतीय शिक्षा मंच ने निर्माण किया है, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिन्हें कोई सवाल पूछना है या कोई शंका है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। पहला सवाल पूछने जा रहे हैं कुलकर्णी जी, अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार। नमस्ते। मेरा सवाल आपसे नहीं है सर, मेरा सवाल स्वाति जी से है।
जी मैंने 2-3 बार एसएमएस डाला था कि वो अभी तक पुराने व्याख्यानों के रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। मैं बोलता रहता हूँ लेकिन अभी तक हुए नहीं है। कुछ बता सकते हैं कारण क्या है? 41-42 तक तो मैंने देखे हैं, आगे के नहीं है। 42 नहीं सर, 42 नहीं है, 41, 43 और 44 है, उसके बाद कोई नहीं है। 42 नहीं आया। मेरे इसमें तो 41 के आगे नहीं थे। ठीक है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बहुत क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि हमारी पूरी टीम, हमने एक असत्यमेव जयते हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित किया। तो दिल्ली में इसका प्रकाशन था और पूरी टीम उसी में व्यस्त थी, तो वो शायद पीछे रह गया होगा। तो मैं आज ही टेक्निकल टीम से बात करके वो सब सही करवा देती हूँ। बहुत बहुत क्षमा। धन्यवाद। डॉक्टर जगदीश गोयल आज अगला सवाल पूछने जा रहे हैं। उनके बाद धर्मेंद्र जी धवल तैयार रहिएगा। डॉक्टर जगदीश जी, मेरा सवाल नहीं है, मुझे प्रसन्नता हुई, उसको मैं साझा कर रहा हूँ। ये पहली बार मैंने सुना और हमारे कैलाश जी मथुरा के, उन्होंने मुझे प्रेरित किया ये सुनने के लिए, तो बहुत आनंद हुआ। और होगा ऐसा, के अंदर विश्वास भी हुआ। इसके लिए धन्यवाद देने के लिए और खुशी साझा करने के लिए मैंने। आपका नाम क्या बताया? डॉक्टर जगदीश गोयल। जगदीश जी। डॉक्टर जगदीश गोयल। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर जी बहुत बहुत आभार। हमें भी ऐसे प्रतिक्रियाओं से प्रेरणा मिलती है आगे काम करने के लिए। बहुत आभारी हूँ। अगला सवाल लेते हैं धर्मेंद्र धवल। उनके बाद दीप्ति व्यास तैयार रहिएगा। धर्मेंद्र जी अनम्यूट करके पूछिए। भाई साहब को नमस्कार। बहुत मेरा ये 7वां 8वां सुनने का क्रम रहा है। आज की व्याख्यानमाला बहुत सुंदर रही ग्राम विकास को लेके। मैं चाहूँ ग्राम विकास पर और कुछ नोट्स हम लोगों को मिले हैं। जैसे बहन जी ने एक व्हाट्सएप के बारे में चर्चा की, थोड़ा सा कॉल आ गई, उसी फोन आ गया था, इसलिए व्यवधान हो गया। ऐसे प्रकार के वो नोट्स मिल सके जो गांव के अपने विकास की चर्चा की, नौजवानों को प्रेरणा के रूप में, जो शहरीकरण नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम और अच्छा करने के लिए कुछ, जैसे आपने एक उदाहरण भी दिया था एक गांव का, जो हम समिति बनाए, उस प्रकार से अपने संघ में भी ग्राम विकास विभाग है, झाबुआ में है, मध्य प्रदेश में। जी, झाबुआ मध्य प्रदेश, वही अब मैं तो जो समिति बनाने की बात आपने कही है, इसको धरातल में किस प्रकार नीचे लेके आ सकते हैं? क्योंकि जो भी बच्चा अच्छा पढ़ने में होता है वो गांव की तरफ न जाकर शहर की तरफ आ जाता है, माता जी पिताजी उसके शहर आ जाते हैं। रोकने के लिए एक चुनौती हमारे लिए है। इसी चुनौती में से वहाँ के कैसे काम किया उन लोगों ने, और कुछ हमें वहाँ की जानकारी मिल पाए, ऐसा कोई संपर्क सूत्र हमें मिले, उस आधार पर हम लोग कुछ और अच्छा कर पाए, ऐसा मेरा आग्रह था। आप मुझे बाद में फोन पर संपर्क कीजिए। मैं वहाँ 2-3 बार जाके आया हूँ, प्रत्यक्ष देख आया हूँ। इसके लिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत प्रेरणा देने वाला ऐसा वहाँ का काम है। जी, तो आपसे बात करने के लिए नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जी जी जी। सवाल लेते हैं। आपको चाहिए नहीं, रहना जी साहब है तो। सर जी आप पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आज का सेशन बहुत प्रेरणादायक रहा और मुझे सर ये जानना है कि अभी आजकल जो शहर जो हैं वो बहुत ही तेजी से और इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कोई हम ऐसे उपाय या कोई बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रयास कर सकते हैं क्या कि जिनको हम वहीं रोक दें और गांवों का विकास हो जाए? जैसे कि हम हमारी लैंग्वेज में उसको जानते हैं कि भाई रीजनल प्लानिंग आवश्यक है, ना कि हम सिर्फ शहरों पे ही फोकस करें, पूरे क्षेत्र पे फोकस करना जरूरी है। तो हम शहरों में ऐसा क्या करें और
उसके हिसाब से फिर गांवों की तरफ हमारा रुख हो जाए और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। देखिए, यह जो आप रीजनल प्लानिंग की बात कर रही हैं, जी यह तो ग्राम को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जाने का लक्षण नहीं है। अच्छा। गांव का विषय तो गांव के स्तर पर ही करना होगा, क्योंकि गांव को स्वावलंबी बनना है। कोई बाहर से किसी को स्वावलंबी नहीं बना सकता, आप इसको ध्यान में लीजिए। जी स्वावलंबी बनने के लिए अंतःप्रेरणा यह सबसे महत्वपूर्ण है। जी जो स्वावलंबी नहीं बनना चाहता उसको बाहर से आप कितनी भी शक्ति लगा ले, नहीं बनेगा वो। हाँ हाँ इसके लिए रीजनल प्लानिंग ये उसका मार्ग नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक, गांव में से ही जाता है इसका मार्ग। बिल्कुल ठीक है, गांव में जाकर ही ये करना होगा। बिल्कुल ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर रीजनल प्लानिंग भी सोची जाए तो पहला उसका मुख्य केंद्र गांव ही रहेगा। बिल्कुल गांव बिल्कुल के सस्टेनेबिलिटी को पहले सोचा जाए, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पहले सोचा जाए, वहां का शिक्षण और वो सब चीजें वहीं पूर्ति उसकी वहीं होती हो, ये आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल आपने जो ठीक मुझे समझा। जी 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 धन्यवाद। मैं अर्बन प्लानर हूँ और इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो शहर के जो इश्यूज रहते हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि हम पानी को इस तरह से बर्बाद करते हैं कि समझते ही नहीं है कि वो रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं या उसका हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई इश्यूज हैं जो शहर पे भी हैं। तो सर आपका कोई सेशन शहरों के ऊपर भी होगा? देखिए, मैंने अभी एक ग्राम विकास भारतीय दृष्टि करके पुस्तिका के बारे में बताया। जी 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 उसमें एक अध्याय जो है यह मानव बस्ती के विषय में है। ये अच्छा। बस्ती की मानव के निवास की रचना जो है हाँ हाँ यह ग्राम केंद्रीय होनी चाहिए या नगर केंद्रीय होनी चाहिए, ओके। इसी हाँ का हाँ विवेचन उसमें किया है। अच्छा और ठीक है। नगर तो यह आनुषंगिक होने चाहिए। हाँ जो गांव में, छोटे गांव में, छोटी आबादी के, छोटी जनसंख्या के गांव में जो बातें संभव नहीं हो पाती लेकिन समाज जीवन को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, आवश्यक होती जैसे है। हाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, बिल्कुल। तो राष्ट्र पर आक्रमण हो जाए तो छोटा गांव उसकी सुरक्षा कैसे करेगा? तो राष्ट्र की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ तो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए तो उसके लिए कुछ बड़ी राजधानी वगैरह इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हम्म हम्म तो बड़े विदेशों के साथ में व्यापार करना है, उत्पादन तो यहाँ हो रहा है, अब ये कैसे बिल्कुल होगा? तो बिल्कुल अपने गांव में कुछ पदार्थ निर्माण हो रहे हैं, दूसरे गांव में कुछ अलग प्रकार के पदार्थ निर्माण हो रहे हैं, दोनों का बिल्कुल आदान प्रदान होना है, तो ये कहाँ बिल्कुल। होगा? तो उसके जो हाट बाजार जो है ना, हम्म ये ग्राम संकुल केंद्र हुआ करते थे, या जिसे आज हम तालुका कहते हैं, ऐसे केंद्र हुआ तालुका। हाँ करते थे। हाँ हाँ तो वहां पर सब गांव की मिलाकर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से हो जाती थी। बराबर है। तो जो स्वावलंबन का स्तर जो है ना वो और बढ़ जाता। बिल्कुल तो इस प्रकार से हमारे यहाँ गांव का विचार और नगरों का विचार जो है इस प्रकार से हुआ है। प्रकृति बिल्कुल। सुसंगत जीवन तो नगरों में संभव नहीं है। हाँ आप विचार कीजिए, है वही। क्या? बिल्कुल कितना हम सही कह प्रदूषण रहे हैं। करते हैं और गांव के लोग हाँ भोगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इस दृष्टि से नगर हम्म तो आनुषंगिक हैं। हम्म गांव के स्वावलंबन को बढ़ाने की दृष्टि से हम्म जो जो अतिरिक्त ऐसी आवश्यक बातें हैं हाँ उनके लिए मात्र शहर हैं, नगर हैं। हाँ जैसे गांव के स्तर पर हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, उसका कुटुंब के स्तर पर पहला स्तर होता था उसका, कि कुटुंब का कोई मामला है बाहर जाए नहीं, कुटुंब में ही उसका बिल्कुल निपटारा हो जाए। बिल्कुल। और वहाँ शिक्षा भी, कुटुंब शिक्षा भी ऐसी होती थी कि जो मुखिया है उसने कह दिया ना, बस हम्म
अंतिम शब्द है, उसके आगे नहीं जाना। फिर भी कोई ऐसे भ्रष्ट ऐसे दुष्ट ऐसे लोग हुआ करते थे जो उसे आगे ले जाते, तो ग्राम पंचायत में पहुंच जाता हो, ग्राम सभा में पहुंचता था मामला, वहां भी ऐसे कुछ दुष्ट लोग निकलते थे तो आगे जाता था। लेकिन बहुत कम ऐसे मामले गांव से आगे जाते थे। आज अलग तो हम अलग देखते हैं लेवल के। न्याय व्यवस्था में लगभग 5 करोड़ के करीब लंबित मुकदमे हैं। तो कोई न्याय व्यवस्था का लक्षण है क्या? ये तो अन्याय व्यवस्था का लक्षण दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ करता था। तो हमारी सब व्यवस्थाएं जो थी ये भी ऐसी विकेंद्रित थी। मैंने जो रक्षण व्यवस्था की बात की, गांव की अपनी रक्षण व्यवस्था होती थी, न्याय व्यवस्था तो उसका हिस्सा हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से गांव और नगर, इनको हमें समझना होगा कि प्रकृति सुसंगत यदि जीवन जीना है तो स्वावलंबी ग्राम ही उसका रास्ता है। बिल्कुल सही है सर। सर, जो एक और बात आपने कही कि हमारा जीडीपी एक समय पे 24.5% था, तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात थी, जो हमें जान के इतनी खुशी हो गई एक पल के लिए कि अच्छा ऐसा भी हमारा पास था जब इतना उन्नत हम थे। तो क्योंकि आजकल भी कैलकुलेशन तो हम जीडीपी से ही करते हैं, भले वो 4% 5% पे हो गया। वो तो बहुत घटिया ऐसा मापन का मापदंड है, फिर भी करते हैं वही। हाँ, तो सर वो जान के बड़ा अच्छा लगा। और उसके पहले भी वो ज्यादा था, ये भी जान के बड़ी खुशी हुई कि मतलब हाँ ठीक है, एक होप बनती है कि हम अगर समग्र रूप से प्रयास करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो आगे बढ़ने की उम्मीद है, या हम हमारी व्यवस्था को फिर से ले आ पाएंगे। अरे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास रखिए। जी सर। केवल उम्मीद नहीं है तो विश्वास है कि हाँ, निश्चित क्योंकि होगा। सर हम अभी क्या होता है सर, जैसे हम देखते हैं कि अब हम इंदौर में रहते हैं सर, तो इंदौर को अब जो है एक मतलब करीब करीब 75 गांव अब इस बार के मास्टर प्लान में ले लिए गए हैं। अब वो गांव ले लिए गए हैं तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि एक तो ये कि उसका एक तो डेवलपमेंट करते नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, पैसा उतना है नहीं, और ले लिए तो अब उसकी स्थिति न इधर की होती है न उधर की होती है। और साथ में हम उस उर्वरक जमीन को खत्म करने पे तुले हुए हैं जो हमारे सिटी के सस्टेनेबिलिटी को कैटर कर रही है। हमारी जहाँ से सब्जियां आती है, फल आते हैं, उस जमीन को भी हम खत्म करते जा रहे हैं। आप जो बता रहे हैं ना कि इधर की भी नहीं होती उधर की भी नहीं होती, इधर की नहीं होती इतना ही होता है, उधर की ही होती है जो होता है वो। जो सर होना तो गांव वही के चाहिए। विकास की शासकीय जो योजनाएं है ना, हाँ हाँ ये सब जो हाँ पूरा वाली योजना है ना, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज, अर्बन एमिनिटीज टू हाँ हाँ रूरल हाँ एरियाज, रूरल उसी के एरिया आधार पर बराबर। चलती हैं। ये तो बिल्कुल उधर चलती वाली है। ही है, सब इधर की तो है ही नहीं। बिल्कुल इधर की भी बिल्कुल। नहीं और उधर की भी नहीं, ऐसा नहीं, इधर की तो नहीं है, उधर की है। हाँ हाँ। तो सर इसका ये भी मतलब है कि जो सिटी है उसको लिमिटाइज करना चाहिए। उसको क्यों हम ऐसे सोचते हैं कि उसने एक के बाद एक बड़े 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 होते जाना चाहिए, लिमिट कर दिया जाए, फिर कुछ और बसाहट की जाए बजाय उसी को फैट करने के। हम सस्टेनेबल भी तभी होगा क्योंकि उसके अराउंड जो रूरल एरिया है जो उसको कैटर करता है, जो आधारित है, देखिए, हमारा जीवन उस पे आपने जो बताया ना सस्टेनेबिलिटी का, हाँ यह विचार तो भारतीय ग्राम जीवन में सदा से ही चलता रहा है। हाँ गांव की हाँ संख्या बढ़ी कैसे? हाँ गांव की जनसंख्या बढ़ी। हाँ हाँ जनसंख्या बढ़ने के बाद में ऐसा ध्यान में आने लग गया कि गांव के आसपास जो संसाधन है, हाँ गांव के आसपास का अर्थ क्या है? अ, सूर्योदय को बाहर, गांव से बाहर निकलकर हाँ जहां तक हम जा सकते हैं संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से, और अरे वापस सूर्यास्त तक घर लौट सकते हैं, ये गांव अच्छा, की सीमाएं हुआ करती थी। ओ हो गजब। इसके बाहर गांव की सीमा नहीं। अरे वाह। तो इसके कारण जब ऐसा ध्यान में आता था कि इस सीमा में जो संसाधन प्राकृतिक उपलब्ध हैं वो अब गांव की जनसंख्या की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है, हाँ हाँ तब नए गांव की रचना का विचार हुआ करता था। और फिर ऐसा तालाब वगैरह देखकर उसके किनारे नए गांव की रचनाएं होती थी।
गांव की बहुत ही संख्या भी उत्तम, बढ़ती थी, आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो गांव की संख्या बहुत ही बढ़ेगी। उत्तम सोच है, बहुत उत्तम सोच है सर, यही ये हो सब तो। आपको, ये जो पुस्तक मैंने बताई ना, ग्राम विकास भारतीय दृष्टि, हाँ सर, मैं ले इससे आपको लूंगी मिल वो तो, सकेंगे। और आप भीष्म इंडिक को भी बात करेंगे तो बाकी पुस्तकों के साथ में ये भी भेज देंगे। बिल्कुल उनके सर। ये पास इसलिए बाकी भेज दिया मैंने कि वो साथ में सहजता से चली जाएगी। सर, अब तो मुझे ये अकेली बुलानी पड़ेगी क्योंकि मैंने बाकी हाँ पुस्तकें आपकी बुला ली है। जी जी, तो ठीक है। मैं नहीं, एक काम जरूर कर सकते हैं, हम्म आपके और भी यदि ये कुछ लोग इस विषय को समझने हम्म वाले, इस विषय में चिंता करने वाले, काम करने वाले होंगे तो सर, एक एक 5 या सेशन 10 की संख्या में आप मंगा ले। क्या है, एक पुस्तिका 50 रुपए की, उसमें 50 रुपए का डाक का खर्च, सर, मैं ये करने कोशिश में ये कोई करूंगी अर्थ कि नहीं है। मेरे लिए संभव है कि ये पुस्तक मेरे सर्कल में मैं गिफ्ट भी कर सकती हूँ, तो कोशिश करूंगी कि मैं इसको तो ज्यादा हाँ, तो संख्या यदि में बुला दूं। 5 या 10, बहुत करके तो जी 10 जी, तक करने से कम जो उसका डाक का व्यय है ना, उसको हाँ न्याय हाँ मिल जाता है। सर, वो तो बहुत छोटा सा न्याय है, शायद अगर 10 लोग उसको पढ़ लेंगे तो बड़ा न्याय हो जाएगा। नहीं, वो देखो, वो तो 10 लोग होंगे तो ही बात कर रहा हूँ मैं, वो तो बहुत बड़ा काम होगा। सर, कोशिश तो यही रहेगी कि जी वैसे हो। जी। सर, एक और चीज है कि इस पे कोई सेशन और हम, मतलब हमारा जो समाज है, जो अर्बन प्लानर्स का उसमें हम कोई एक ऐसा सेशन रख सकते हैं कभी। हाँ बिल्कुल, आप यदि कुछ नियोजन करती हैं जी तो मेरे से पहले से बात कर लीजिए, तो कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ सर, सर बिल्कुल। और वैसे वहाँ इंदौर में अभी हमने जो जी अध्ययन योजना चलाई है, हाँ, तो उसमें 4-5 महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया है। अरे वाह। तो जी यह सर, भी आपकी दृष्टि से, संपर्क की दृष्टि से और आगे के काम में सहायता की दृष्टि से, इनका भी हाँ कुछ योगदान उसमें आप ले सकेंगी। हम बिल्कुल लेंगे सर। सर, मैं स्वाति जी से कनेक्ट करके और इस बारे में जी जानकारी और ले लूंगी जी जी। कि सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन मुझे, बहुत मतलब काफी संतुष्टि हुई कि हम एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जी जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। ये बहन जी का नाम क्या बताया आपने? दीप्ति जी सर मेरा, व्यास। जी सर, दीप्ति, दीप्ति व्यास। दीप्ति व्यास। जी सर। जी ठीक है। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। आज के सत्र में यही रुकते हैं। 2022 का ये आखिरी व्याख्यान था। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार नए साल में 5 जनवरी को। शांति मंत्र से हम समारोह करेंगे। वो विषय बता दीजिए एक बार, भारतीय जीवन की शिक्षा, जी, ऐसा अगला व्याख्यान का विषय होगा। इस विषय में रुचि रखने वाले और भी कोई लोग हों तो उनको भी बता दें। जी, भारतीय जीवन की शिक्षा। अगले गुरुवार 5 जनवरी को हम जानने वाले हैं भारतीय जीवन की शिक्षा के बारे में। शांति मंत्र से आज के सत्र का समारोह करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।